यूरोप में राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ से हुआ? तो यूरोप महादेश से हुआ था। और किस काल में हुआ था? पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। नेक्स्ट अगला सवाल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। क्वेश्चन नंबर 3। 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। और इस वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था? ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिख ने। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। वियना सम्मेलन के माध्यम से ही यूरोप में नेपोलियन युग की समाप्ति हुई और इसके स्थान पर मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा वियना सम्मेलन के माध्यम से किस युग की समाप्ति हुई? तो नेपोलियन युग की समाप्ति हुई और इसके स्थान पर एक नए युग की शुरुआत हुई जिसको मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में, बुर्बो वंश कहाँ प्रचलित था? फ्रांस में। बुर्बो वंश कहाँ प्रचलित था? फ्रांस में। अगला सवाल है 6 नंबर, फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हुई, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हुई थी और इसी गृह युद्ध को जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश समाप्त हुई। फ्रांस में बुर्बो वंश की समाप्ति किसके कारण हुआ? तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स दसम के कारण। चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गए और इस प्रकार से फ्रांस में बुर्बो वंश की समाप्त हुआ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में है, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेयंस वंश की शुरुआत हुई। किस वंश की? आर्लेयंस वंश की। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, लुई फिलिप फ्रांस का उदारवादी शासक था। लुई फिलिप ये कहाँ का शासक था? फ्रांस का। और लुई फिलिप फ्रांस का उदारवादी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। अगला सवाल 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर सवाल में है, इटली का एक गुप्त दल जिसका नाम है कार्बोनरी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कार्बोनरी दल कहाँ का? इटली का। और ये किस प्रकार का दल है? गुप्तकारी दल है। इटली का एक गुप्त दल जिसका नाम है कार्बोनरी। इसका उद्देश्य राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना करना। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। कार्बोनरी सोसाइटी, कार्बोनरी संघ, ये जो कार्बोनरी संघ है इसका क्या काम था? इसका काम था राजतंत्र को समाप्त करके इसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना करना। इसका गठन कहाँ पर हुआ था? इटली में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में 1831 में जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 में किया था। अगला सवाल 1834 में जोसेफ मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया। 1834 में इसी जोसेफ मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। यंग यूरोप पूछे तो 1834 आंसर करेंगे, यंग इटली पूछे तो 1831 आंसर करेंगे। अगला सवाल है 1853-54 में के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853-54 में हुआ क्रीमिया का युद्ध। और इस क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर ने किस देश के साथ सहयोग किया था? तो फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था। और ध्यान रखिएगा, ये क्रीमिया का युद्ध पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ। क्रीमिया का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? पेरिस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अगला सवाल है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में है, गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक थे। ध्यान रखिएगा, गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, गैरीबाल्टी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने जीवनी लिखी थी। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। गैरीबाल्टी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने जीवनी लिखी थी? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने। अगला सवाल है 18 नंबर, गैरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल से प्रभावित होकर अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर
साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। बेहद इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखिएगा। गैरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल से प्रभावित होकर अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हुआ। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ? 1862 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। 1871 ईस्वी में इटली के एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा 1871 में इटली का एकीकरण किसके किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर और विक्टर एमेनुअल, और इसके साथ में गैरिबाल्डी ने भी इसमें बहुत योगदान दिया था। अगला सवाल है 21 नंबर। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में राइन संघ की स्थापना किया था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किससे जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में राइन संघ की स्थापना किया था। अगला सवाल है परसा का चांसलर कौन था? ध्यान रखिएगा, परसा का जो चांसलर था वो बिस्मार्क है। अगला सवाल है जर्मन संसद को किस नाम से जानते हैं? तो जर्मन संसद को डायट के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है रक्त एवं लौह नीति के अवलंबन कौन थे? तो बिस्मार्क थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। रक्त एवं लौह नीति के लिए कौन जाने जाते हैं? तो बिस्मार्क रक्त एवं लौह नीति के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है 1866 ईस्वी के ऑस्ट्रिया परसा के बीच में सोडोवा का युद्ध हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है सवाल, याद रखिएगा। सोडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था। 1866 में ऑस्ट्रिया और परसा के बीच में सोडोवा का युद्ध, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। तो सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रिया और परसा के बीच में सोडोवा का युद्ध में किसकी हार होती है? तो ऑस्ट्रिया की हार होती है और परसा इसमें जीतता है। आपको सवाल सीधा पूछा जाएगा सोडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1866 ईस्वी में सोडोवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और परसा के बीच। अगला सवाल है 19 जून 1870 को फ्रांस का शासक नेपोलियन परसा के बीच सेडन का युद्ध, फ्रांस की हार। याद रखिएगा। इसके बाद ये होता है सूडान का युद्ध। ये तो सोडोवा का युद्ध था 1866 में। 1870 ईस्वी में फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन और परसा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको कि हम लोग सेडान के युद्ध के नाम से जानते हैं। सूडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में, और ये फ्रांस और परसा के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। याद रखिएगा। दो सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों। एक तो बनेगा सोडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866। याद रखिएगा, ये सोडोवा का युद्ध हुआ था, जबकि 1870 में ये हुआ था सूडान का युद्ध, और ये सूडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और परसा के बीच में, और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय होती है और परसा की जीत होती है। उसी तरह 1866 ईस्वी में सोडोवा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार होती है और फ्रांस की ये परसा की विजयी होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 में 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इसी संधि के बाद जर्मनी का जन्म हुआ और मानचित्र पर जर्मनी का नाम सामने आया। तो सीधा सवाल पूछा जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 10 मार्च 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, और इसी संधि के बाद जर्मनी का नाम विश्व मानचित्र पर आता है। अगला सवाल 28 नंबर में हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर स्वतंत्र बनाना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 में है 1829 के एड्रियानोपुल की संधि हुई। याद रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष होती है? 1829 में होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 है 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और ओटो को राजा घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 में, और साथ में ओटो को यहाँ का राजा घोषित किया गया। अगला सवाल है 1848 की क्रांति के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ पर हुआ था? हंगरी में। 1838 ईस्वी की क्रांति से प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था हंगरी में। अगला सवाल है हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला सवाल है बोहेमिया ऑस्ट्रेलियाई शासन अंदर था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 मैसूर का शासक टीपू सुल्तान
नवासी की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित रहा। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ये फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के जो इम्पोर्टेंट सवाल था पूरा डिटेल के साथ हम आप लोगों के साथ शेयर किए। हमें उम्मीद है कि बेहद आप लोगों को ये उपयोगी साबित होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।